हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के बारे में। इसका जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड। और ये जो एग्ज़ाम हुई थी वो हुई थी 12 जनवरी 2021 को। इसमें हम 40 क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारे जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमपीसीएचओ का पेपर, क्योंकि एमपीसीएचओ की वैकेंसी आ चुकी है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो आपको जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, उसका पेपर मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उनको भी पता चल सके। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से 5 से 10 क्वेश्चन श्योर मिल जाएंगे, और ये जो अभी मैं आपको पेपर बता रहा हूँ इसमें से भी आपको 5 से 10 क्वेश्चन श्योर मिल जाएगी फ्यूचर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। तो आप कंप्लीट क्वेश्चन को जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। चलिए जानते हैं सभी क्वेश्चंस को फटाफट। पहला क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज एसोसिएटेड विद प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन। आपको पूछा जाएगा कौन सी जो क्रेनियल नर्व है वो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन बी, क्रेनियल नर्व थर्ड। जो क्रेनियल नर्व थर्ड है वो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपको पूछ लिया जाए आई मसल मूवमेंट के कंट्रोल कौन करती है, यानी कि आई की जो मसल मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल कौन करती है, तो भी आपको आंसर करना है क्रेनियल नर्व थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेकॉन आई विथ पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन ऑफ। जो रेकॉन आइज है उसको पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो किसके मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन ए। आपको ऑप्शन सेम एज इट इज़ ऐसे ही मिलेंगे। आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और उनके आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा खराब नहीं हो। यहाँ पे बेसिलार स्कल फ्रैक्चर आपको करेक्ट आंसर कर देना है। अगर एंटीरियर दिया जाता है, एंटीरियर या पोस्टीरियर, तो आपको फिर एंटीरियर बेसिलार स्कल फ्रैक्चर कर देना है। हो सकता है आपको ऑप्शन में डायरेक्ट बेसिलार स्कल फ्रैक्चर ही दे दिया जाए, तो भी आपको बेसिलार स्कल फ्रैक्चर ही करना है। आपको यहाँ पे जो एक और ऑप्शन है मेडिकल फोसा बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, इस पर क्लिक नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो इस पर क्लिक करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरा आंसर सही था। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़े। हो सकता है आपको ऑप्शन देखने में मिस्टेक हो गई हो, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। साथ ही आपको और बता देता हूँ इसके बारे में, रेकॉन आइज को पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस के नाम से भी जाना जाता है, और ये बेसल स्कल फ्रैक्चर या फिर सब ग्लियल हेमेटोमा, हो सकता है आपको बेसल स्कल फ्रैक्चर ना देके सब ग्लियल हेमेटोमा नाम दे दिया जाए, तो आपको सब ग्लियल हेमेटोमा पे क्लिक करना है। ओके, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप अब भी गलत करते हो तो फिर आपकी ही जो है आपकी गलती होगी, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने आपको बता दिया है सब ग्लियल हेमेटोमा एंड बेसिलार स्कल फ्रैक्चर या बेसल स्कल फ्रैक्चर, इनके अंदर जो है रेकोनाइज या फिर पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इन विच इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट्स टू आइडेंटिफाई द नीड टू वॉइड इज, यानी कि वो किस टाइप का इनकॉन्टिनेंस है जिसमें पेशेंट की वॉइड को पहचाना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। ओके, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन सी, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। कौन सा है? फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। ऑप्शन आप पढ़ते रहना, ऐसे ही ऑप्शन आपको पेपर में मिलेंगे। जो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस हो आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन सी। यहाँ पे साथ ही मैं बता देता हूँ जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस पूछा जाता है बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। मोस्ट कॉमन जो टाइप है इनकॉन्टिनेंस का वो कौन सा होता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। याद रखिएगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस। आपको ये भी पूछा जा सकता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कब होता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कब होता है? जब पेशेंट कफिंग करता है या फिर स्नीजिंग करता है या फिर किसी भी प्रकार का एब्डोमेन प्रेशर होता है, उस टाइम पे जो इनकॉन्टिनेंस या यूरिन का लीकेज होता है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एडमिनिस्ट्रेड थ्रू नेबुलाइजर और मेटर्ड डोज इनहेलर इन द मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इज ए। जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आती है वो नेबुलाइजर के थ्रू या फिर मेटर्ड डोज इनहेलर एमडीआई के थ्रू जो प्रोवाइड करवाई जाती है, किसको ट्रीट करने के लिए? ब्रोंकियल अस्थमा को। आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ब्रोंकियल अस्थमा के लिए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड कैसे दी जाती है? नेबुलाइजर से या फिर मेटर्ड डोज इनहेलर से। आपको पूछा गया किस कैटेगरी की है या क्या कैसे वो ये फंक्शन करती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, शॉर्ट एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक। ये एंटी कोलिनर्जिक है और ये कैसी है? शॉर्ट एक्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन
that provides a combination of mechanically assisted breaths and spontaneous breaths is called। यहाँ पे बहुत ही सारी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगी, शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है उसका जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकली असिस्टेड ब्रीथ एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहा जाता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर मैकेनिकली असिस्टेड ब्रीथ एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीथ के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको करना है, ऑप्शन बी इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन IMV। यहाँ पे मैंने कहा था आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं जो शॉर्ट फॉर्म वाले। CMV का मतलब होता है कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पीप ये बार बार पूछ लिया जाता है, पीप की फुल फॉर्म तो आपको बोलना है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर पीप का मतलब होता है। CPAP का भी मतलब पूछ लिया जाता है और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इनके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP का मतलब है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो अब आप याद रखिएगा, कभी भी मत भूलना CMV का मतलब क्या है, IMV का मतलब क्या है, पीप का मतलब क्या है और CPAP है उसका मतलब क्या है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पिट्यूटरी सर्जरी इज द डेवलपमेंट ऑफ। अगर पिट्यूटरी सर्जरी किसी पर्सन की होती है तो उसके अंदर कौन सा सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है आपको ऑप्शन सी डायबिटीज़ इंसिपिडस। और आपको पता होगा डायबिटीज़ इंसिपिडस क्यों होता है, ADH की कमी से। जो ADH हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी हो जाए तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कोई भी डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं करके आएगा। डायबिटीज़ मेलाइटस का जो है कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं है, उसका जो रिलेशन है वो है लैंगरहैंस सेल से, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है उससे हैं। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से उसका रिलेशन मत कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोथ्स स्पॉट्स आर द क्लासिक मैनिफेस्टेशन ऑफ। रोथ्स स्पॉट्स याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। रोथ्स स्पॉट्स है वो किसका क्लासिक मैनिफेस्टेशन है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है उसका क्लासिक मैनिफेस्टेशन है रोथ्स स्पॉट्स। वैसे इनका जो एक्सप्लेनेशन है उसकी PDF आपको अलग से मिलेगी, लेकिन ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड V1 एंड V2 इन ECG रिप्रेजेंट्स विच एरिया ऑफ द हार्ट। मैंने आपको बताया था BFUHS के पेपर के अंदर, जब मैंने आपको बताया था उसके अंदर V1 V2 लीड कहाँ पे होती है, V3 लीड कहाँ पे लगाते हैं, V4 लीड कहाँ पे लाते हैं, मतलब कंप्लीट आपको मैंने बताया था। अगर फिर भी आपने गलत किया है तो कोई बात नहीं है, अगली बार आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे पूछा गया है V1 लीड और V2 लीड कहाँ पे लगाया जाता है, जो हार्ट का कौन सी मतलब लोकेशन है जहाँ पे आप V1 लीड एंड V2 लीड को लगाओगे। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी सेप्टल वॉल। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको उस PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ द वुंड हीलिंग प्रोसेस इज करेक्टराइज्ड बाय एंजियोजेनेसिस। आपको यहाँ पे पूछा गया है वो वुंड हीलिंग की कौन सी फेज है जिसके अंदर एंजियोजेनेसिस देखने को मिलता है, यानी कि एंजियोजेनेसिस जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी इन्फ्लामेटरी फेज। जो इन्फ्लामेटरी फेज है उसके अंदर होता है एंजियोजेनेसिस, वुंड हीलिंग की ही फेज है। वैसे जो इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, मैच्योरेशन फेज, ये सभी किसकी फेज है, वुंड हीलिंग की प्रोसेस है कंप्लीट, जो वुंड हीलिंग में मतलब अलग अलग जो स्टेप बाय स्टेप वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। आपको यहाँ पे एंजियोजेनेसिस के बारे में पूछा गया तो आपको आंसर करना है ऑप्शन बी इन्फ्लामेटरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। कॉल्ड नीचे आएगा लेकिन आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, जो लॉस ऑफ एबिलिटी अगर किसी को पहचानने में कोई भी अगर मतलब किसी को पहचानने में दिक्कत हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पा रहा है तो इस टर्म को क्या कहा जाता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन से पहले आपको एक जो है थॉट, मोटिवेशनल थॉट आ चुका है। अपने हौसलों को ये मत बताओ, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। हर एक का हौसला है कि मेरे को एम्स में ही लगना है, लेकिन आप अपनी परेशानी को मत बताओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे परेशान हो जाते हैं यार पेपर उसका इतना हार्ड आता है,
इतना हार्ड आता है कि 40 क्वेश्चन भी मुश्किल से हो पाते हैं। अगर आप ऐसा ही सोचते रहे तो हो सकता है आपसे 40 से ज़्यादा कोई क्वेश्चन सही नहीं होगा। अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपसे 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हाँ मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं 100 से क्रॉस करके आऊँगा, आराम से 100 से क्रॉस तो मैं कर जाऊँगा, तो आपको जो है पॉजिटिव थिंकिंग आपकी, वो आपके 100 को मतलब 100 से प्लस आपके क्रॉस हो ही जाएंगे। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो आपको 100 से क्रॉस ले जाएगी। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए एग्नोसिया, बी एटेक्सिया, सी एलेक्सिया, डी डिसआर्थरिया। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन ए एग्नोसिया। अगर किसी को पहचानने में अगर लॉस ऑफ एबिलिटी किसी पर्सन को होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एग्नोसिया। किसी की भी ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाता है तो उस टर्म को क्या कहेंगे? एग्नोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोन्स मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बहुत सॉरी बहुत सारी चीज़ें दे दी है। जोन्स मेजर क्राइटेरिया है, ये किसके डायग्नोसिस है? रूमेटिक फीवर का। लेकिन आपको ये पूछा गया है जोन्स मेजर क्राइटेरिया के अंदर सभी कुछ इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से क्वेश्चन हमेशा एम्स में बार बार, एक बार नहीं करीबन 30-40 बार क्वेश्चन ऐसे एक्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो आप इस वर्ड का जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सी लो ग्रेड फीवर। ये रूमेटिक फीवर का डायग्नोसिस नहीं है। ओके, बाकी जो जोन मेजर क्राइटेरिया है उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं एस्को बॉडीज, कोरिया, पॉलीआर्थराइटिस। याद रखिएगा तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एम्स में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है साटा से, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। साटा का मतलब है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हिपेटोटॉक्सिक। इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो हिपेटोटॉक्सिक है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी आइसोनियाजाइड। जो ऑप्शन बी है वो क्या है? आइसोनियाजाइड, जो हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्जाइमर डिजीज द एट्रोपी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉब्स ऑफ ब्रेन इज दियर। अगर अल्जाइमर डिजीज किसी पर्सन को होता है तो उसके अंदर कौन सी लोब की एट्रोफी की वजह से वो अल्जाइमर डिजीज कॉज होती है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सी पेराइटल एंड टेम्पोरल लोब। अगर पेराइटल एंड टेम्पोरल लोब के अंदर किसी भी प्रकार की एट्रोफी हो जाती है तो उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज कॉज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ आई अल्टर्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो प्यूपिल है उसके साइज को अल्टर करने के लिए आँख में, आई में कौन सी स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होती है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन बी आइरिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल बी देयर इन ईसीजी इन ए पेशेंट विथ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया अगर किसी पर्सन को होता है और उसमें ईसीजी रीडिंग ली जाती है तो कौन सी जो है ईसीजी इंटरप्रेट होगी, कौन सी ईसीजी शो होगी? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। जो क्यूटी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। अगर आप ईसीजी देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट की तो उसमें क्यूटी इंटरवल कैसा आएगा? प्रोलॉन्ग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर इज नोन एज। जो ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर है उसको किस नाम से जाना जाता है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए एडिनोकार्सिनोमा। क्या कहा जाता है? एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए कोलॉइड सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक कोलॉइड सॉल्यूशन है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी डेक्ट्रान। ये क्या है? कोलॉइड सॉल्यूशन। बाकी क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर पोर्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा फ्यूजेज अक्रॉस द मिड लाइन टू फॉर्म ए फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज। जो लोअर पोर्शन होता है लेबिया माइनोरा का, वो अगर एक्रॉस हो जाए, फ्यूज हो जाए मिड लाइन और फॉर्म यानी वो स्किन फोल्ड बना ले तो उसे क्या कहेंगे? जो फोल्ड बना हुआ होता है जस्ट लोअर पोर्शन जो लेबिया मेजोरा होता है उसके जस्ट नीचे एक फोल्ड बना हुआ होता है, वहाँ पे जो है मिड लाइन वगैरह वो फ्यूज होके एक फोल्ड बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन ए फॉर्चिटी। फॉर्चिटी उसे कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन विलस स्ट्रक्चर आज आर नोन एज। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो अगर विलस स्ट्रक्चर के किसी पार्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन डी एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाएंगे वो? एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फिटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा इज।
जो प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड फ्लो की रेट होती है फिटल ब्लड फ्लो की, वो कितनी होती है? आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सी, 400 ml पर मिनट। 400 ml पर मिनट फिटल ब्लड फ्लो होता है प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिटल स्कल suture रनिंग बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड टू पैराइटल बोन इज कॉल्ड। जो दो पैराइटल बोन्स होती है और ऑक्सीपिटल बोन होती है, उनके बीच में जो suture होता है उसका क्या नाम है? आपको पूछा गया है। आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन डी, लैम्डोइड। जो लैम्डोइड suture है वो कहाँ पे होता है? दो पैराइटल बोन्स एंड ऑक्सीपिटल के बीच में। याद रखिएगा। बाकी आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में एक पीडीएफ मिलेगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट गेस्टेशनल एज द हाइट ऑफ द यूट्रस इज मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। कौन सी गेस्टेशनल एज के ऊपर जो है यूट्रस की जो साइज है या हाइट है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस के बीच में होती है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन ए, 16th वीक, 16 वीक पे होती है। कहाँ पे होती है यूट्रस की साइज? सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस के बीच में। ये बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एम्स में भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। अगर सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो उसे क्या कहा जाता है? इस टर्म को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुडल साइन। गुडल साइन इज आल्सो कॉल्ड, सॉरी आल्सो कॉल्ड तो नहीं कह सकते, बट सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड गुडल साइन। जो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है उसे गुडल साइन कहा जाता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पिस्काक साइन क्या है, पिस्काक साइन क्या है, हैगर साइन क्या है, ओजिएंडर साइन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीजन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज। कौन सा एंटीजन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, IgA। IgA किस में होता है? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। साथ ही बता देता हूँ ऑप्शन डी जो IgG है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। G मीन्स गो, तो याद रखिएगा IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर एंटीजन होता है IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंडोजीनियस ऑपियोइड्स। इनमें से कौन से एक एंडोजीनियस ऑपियोइड्स नहीं है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स क्या नहीं है? एंडोजीनियस ऑपियोइड्स नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं ABC, तीनों ही क्या है? एंडोजीनियस ऑपियोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल अम्लाइकल कॉर्ड कंटेंस। ये एम्स में भी पूछा गया था, नॉर्मल अम्लाइकल कॉर्ड में क्या क्या होती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ये एम्स में भी पूछा गया है और बार बार ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक ही स्टूडेंट को आता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंक्रीज्ड इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कौन से हार्मोन बढ़ जाते हैं PCOD के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा है इसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे। PCOD के अंदर किस हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है? ऑप्शन एज इट इज़ रहेंगे, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। जो गर्ल्स है वो गर्ल्स के व्हाट्सअप ग्रुप अलग है और बॉयज़ का अलग है। आप हमारा फेसबुक पेज जो है आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब आप अभी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी बटन को भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है उससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आगे इसकी बात करते हैं, जो ऑप्शन है वो आपको एज इट इज़ यही मिलेंगे। आपको आंसर में बता देता हूँ, अगर PCOD किसी महिला को होता है तो उसके अंदर LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। याद रखिएगा, LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है अगर किसी भी महिला को PCOD होता है तो, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आप जिसको बोल सकते हो। PCOD बोला है तो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि PCOD है क्या, बता देता हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको PCOS भी कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, या डिजीज बोल दो, कुछ भी बोल दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एबिलिटी टू ए चाइल्ड टू पिक अप ऑब्जेक्ट विथ हिज इंडेक्स फिंगर एंड थंब इज कॉल्ड। जो बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है, जो काबिलियत होती है बच्चे की, कौन सी काबिलियत? इंडेक्स फिंगर और थंब से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने की, तो इस काबिलियत को क्या कहा जाता है? यही आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, पिंसर ग्रास्प। क्या कहेंगे? पिंसर ग्रास्प। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सीजर इज मैनिफेस्टेड विथ रिदमिक जर्की मूवमेंट्स टू अल्टीमेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल ग्रुप्स। यानी कि रिदमिक जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं, सीजर्स तो आ ही रहे हैं, साथ ही रिदमिक जो है रिदमिक जर्की मूवमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कौन सी फेज में देखे जाते हैं, ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं सीजर की कौन सी फेज में होते हैं? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सी, क्लॉनिक फेज। जो क्लॉनिक फेज है उसके अंदर देखे जाते हैं रिदमिक जर्की मूवमेंट्स। एंड साथ ही जो सीजर्स की फेज है वो आपको पूछी गई है तो आपको करना है क्लॉनिक फेज, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजेनिटल कंडीशन इन विच हील एंड फुट टर्न इनवर्ड्स इज कॉल्ड। अगर हील एंड फुट दोनों एक साथ इनवर्ड्स मूवमेंट होते हैं तो इस कंजेनाइटल कंडीशन को क्या कहा जाता है? आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, टैल्पिज वेल्गस। टैल्पिज वेल्गस एम्स 2018 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि 2 साल में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो अब की बार हो सकता है आपको पूछ लिया जाए इक्विनस वेल्गस इनके बारे में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजरी इंजरी टू द अपर ब्रेकियल प्लेक्सस रिजल्ट्स इन। जो अपर ब्रेकियल प्लेक्सस है अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो क्या कोज कर सकता है? एर्ब्स पाल्सी। क्या कोज करेगा? एर्ब्स पाल्सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्राइसोमी 21 एक्सेप्ट। एक्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया है, फिर से याद रखिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो एक्सेप्ट है उससे बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एम्स में तो 30 से 40 क्वेश्चन एक्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर ट्राइसोमी 21 किसी भी बच्चे को हुई है, किसी भी बच्चे को ट्राइसोमी 21 हुई है तो उसमें कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे? एक को छोड़कर एक्सेप्ट से पूछा गया है, याद रखिएगा एक्सेप्ट से पूछा गया है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, लॉन्ग हैंड्स एंड फिंगर्स। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं देखने को मिलेगा ट्राइसोमी 21 के अंदर। बाकी जो स्मॉल नोज है, सेपरेटेड सेजाइटल सूचर्स है, हाई आर्च्ड नोज जो नैरो प्लेट है, ये सब कुछ ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। क्या कहा जाता है ट्राइसोमी 21 को? डाउन सिंड्रोम। याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द साइन इंडिकेटिंग ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एट बर्थ इज आर। यहाँ पे साइन बोल दीजिए, यानी कि साइन सिम्टम जो देखने को मिलते हैं ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के अंदर। अगर किसी भी बच्चे को ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बन जाता है तो उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? आप सभी को आते भी हैं तो ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, साइनोसिस, कफिंग एंड चोकिंग। 3C आपने पढ़ा होगा, 3C। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं 3C, साइनोसिस, कफिंग एंड चोकिंग। तीनों ही किसके साइन है? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एंटीरियर फोंटेनल क्लोज एट द एज ऑफ। जो एंटीरियर फोंटेनल है वो किस एज पे क्लोज हो जाते हैं? आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन डी, 18 से 24 मंथ। 18 से 24 मंथ। अब आप मुझे बताएंगे पोस्टीरियर फोंटेनल कब क्लोज होते हैं? ऑप्शन सेम एज इट इज है। ऑप्शन सेम एज इट इज है। आप मुझे बताएंगे जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर जो फोंटेनल होते हैं वो कब क्लोज होते हैं? आप मुझे बताएंगे पोस्टीरियर फोंटेनल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेम एज इट इज ऑप्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ केसर फ्लिस्चर रिंग ओवर कोमिया, सॉरी कॉर्निया हो सकता है, यहाँ पे कॉर्निया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कॉर्निया इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो ये जो कैसर फिशर रिंग है वो कॉर्निया के अंदर अगर बनती है तो ये कौन सी डिजीज़ को इंडिकेट करती है? मैंने आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर में भी बताया था और मैंने पूछा था जो आपको रंग बताया था मैंने आपको, कैसर फिशर रंग, ये कौन सी डिजीज में होता है ये मैंने आपसे पूछा था। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज के अंदर होती है कैसर फिशर रिंग्स। कहाँ पे देखने को मिलेंगी? कॉर्निया के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप करेक्शन कर लेना, फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कॉर्निया कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हीमोफीलिया बी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर।
कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया बी होता है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 है उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है हीमोफीलिया बी। अब आप मुझे यहाँ पे बताएंगे जो हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया ए, उसकी आप मुझे बताएंगे कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है हीमोफीलिया ए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं आप सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट कॉजेज प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी एम्स नॉरसेट के अंदर, एम्स नॉरसेट की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था एम्स नॉरसेट में। क्या पूछा गया था? वो कौन सा इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसके अंदर प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है किसका? आरबीसी का। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप करेक्ट आंसर करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। अगर G6PD की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपको हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाए, ये इतना लंबा नाम ना देके आपको दे दिया जाए G6PD, तो भी आपको आंसर यही करना है G6PD। G6PD का आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको आंसर करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। आप ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए वो कौन सी इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिजीज है जिसके अंदर प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है आरबीसीज का, तो आप बताएंगे आंसर में G6PD। G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी अगर किसी भी बच्चे में होती है, किसी भी पर्सन में होती है, तो उसमें प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज देखने को मिलेगी। यानी कि आरबीसीज जो है प्रीमेच्योर ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल इज। जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, सॉरी, अगर किसी पर्सन को मतलब अल्कोहल लेता है उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन से सिम्टम आ रहे हैं? विड्रॉल सिम्टम, जैसे ट्रेमर्स आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, ऐसे ऐसे मतलब उसमें सिम्टम्स वगैरह आएंगे। अगर वो दारू छोड़ देता है तो उसको ऐसे सिम्टम्स नॉर्मली आएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स। अगर आपको पूछ लिया जाए विड्रॉल सिम्टम की ड्रग ऑफ चॉइस, DOC आपको यहाँ पे पूछा गया है, ड्रग ऑफ चॉइस विड्रॉल सिम्टम्स में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज ली जाती है? तो आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन सी, क्लोरडाइजिपोक्साइड। बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एम्स में भी पूछा गया है और MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी बता रहा हूँ इसमें भी पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपको पूछा जाए विड्रॉल सिम्टम्स की तो आपको करना है क्लोरोडाइजिपोक्साइड। अगर आपको पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहलिक पेशेंट तो आपको करना है डाइसल्फ्यूराम। क्या करेंगे? डाइसल्फ्यूराम। अगर किसी के दारू छुड़वानी है, किसी के अल्कोहल छुड़वानी है तो आप क्या देंगे? डाइसल्फ्यूराम। कौन सी ड्रग देंगे? डाइसल्फ्यूराम। अगर आपको अगर पूछ लिया जाए विड्रॉल सिम्टम्स, आप दारू तो छुड़वा रहे हो, अल्कोहल आप छुड़वा रहे हो किसी पर्सन से, तो उसमें सीधी सी बात है विड्रॉल सिम्टम्स भी आएंगे। और अगर विड्रॉल सिम्टम आते हैं तो आप कौन सी ड्रग्स देंगे? क्लोरडाइजिपोक्साइड। क्लोरडाइजिपोक्साइड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वाशियंट द डिनोमिनेटर इज IQ। IQ का डिनोमिनेटर आपको पूछा गया है। इंटेलिजेंट जो इंटेलिजेंस क्वाशियंट है उसका फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो MA/CA इंटू 100। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है डिनोमिनेटर। ऑप्शन में आपको सभी कुछ दिख रहा है लेकिन आपको पूछा स्पेसिफिक गया है डिनोमिनेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं, आपको डिनोमिनेटर पूछा गया है यहाँ पे। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन बी, क्रोनोलॉजिकल एज। जो IQ मेजर करते हैं, IQ का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो डिनोमिनेटर होता है वो कौन सा होता है? CA, क्रोनोलॉजिकल एज। और जो MA होता है वो कौन सा होता है? मेंटल एज। MA का मतलब है मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज को ही CA लिखा जाता है। MA/CA इंटू 100, ये क्या है? IQ का फॉर्मूला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के पार्ट का, एमंगस्ट द 5 लेवल, यहाँ पे नीचे वाला पढ़ लीजिए आप, वो थोड़ा कटा हुआ है। नेक्स्ट है, एमंगस्ट द 5 levels of Maslow hierarchy of needs, which needs falls in the middle of the all of the following needs? Sorry, all of the 5 needs।
यानी कि आपने मास्लो हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी, उसके अंदर आपने 5 जो नीड्स है वो पढ़ी होगी, लेकिन आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक पूछी गई है। कौन सी पूछी गई है? मिडल। जो मिडल में नीड जो थ्योरी है, जो मास्लो हायरार्की थ्योरी है, उसके अंदर जो 5 नीड्स है, उसके अंदर मिडल में कौन सी है, आपको ये पूछा गया है मिडल में कौन सी है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस जो 5 नीड्स मास्लो हायरार्की के थ्रू दी गई है, उसके अंदर जो बीच में है यानी कि मिडिल में कौन सी है? लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो 80 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने आपको बता ही दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको ये PDF मिलेगी। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, हम MP CHO के पेपर पढ़ेंगे। उससे पहले एक पार्ट हमारा और रह गया है इसी का, ये पार्ट सेकंड है, और पार्ट थर्ड जो है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ हमेशा आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप मेरे साथ बने रहेगा, आपको लेटेस्ट अपडेट भी जल्दी जल्दी मिलती रहती है। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि आपको अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों जल्दी से आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।